मेरे प्यारे बच्चों, आज का अपना टॉपिक है नाजिज्म एंड राइज ऑफ हिटलर। बेटे, हिटलर का नाम आप सभी लोगों ने सुना होगा और इसके बारे में बहुत सारी बातें भी निकली होंगी कि अच्छा आदमी था, बुरा आदमी था, कैसा था, जो भी होगा इस चैप्टर में आगे बताएंगे। हिटलर को पहले जज मत करना, हिटलर को पहले जज मत करना, ठीक है। तो जज कर किसी भी इंसान को जज करने से पहले आपको पता होना चाहिए एग्जैक्टली वो इंसान है कैसा। अब किसी ने बोल दिया कि हिटलर खराब आदमी था तो हम मान लेते हिटलर खराब आदमी था, लेकिन हमने एक्चुअली उसके बारे में पढ़ाई करी है? नहीं। हिटलर खराब कैसे था, अच्छा कैसे था, हम इस चैप्टर को पढ़ने के बाद अपने जजमेंट देंगे, ठीक है। तो क्लास इसकी स्टार्टिंग जो होती है नाजिज्म एंड राइज ऑफ हिटलर, ये आपके हिस्ट्री का 3rd चैप्टर है ना। समझना कि एग्जैक्टली इसमें क्या हुआ। मैं आपको एनसीईआरटी पॉइंट ऑफ व्यू आपको पूरा बताऊंगा। पहले कहानी पे फोकस करें, कहानी एग्जैक्टली चल क्या रही है। तो बेटे, जब आप चैप्टर को पढ़ोगे तो चैप्टर को पढ़ते वक्त आपका एक कॉन्सेप्ट निकलेगा बिल्कुल शुरुआती। बिल्कुल शुरुआत में क्या होता है, एक लड़का होता है, नाम होता है उसका हेलमुट। वो हेलमुट जो होता है वो सो रहा होता है, अचानक से उसकी नींद खुल जाती है और जब नींद खुलती है तो वो नोटिस करता है कि कुछ लोग आपस में कुछ धीमी आवाज में बातें कर रहे हैं। फिर थोड़ा और गौर करता है तो पता चलता है क्या कि उसके पापा और उसकी मम्मी आपस में कुछ बात कर रहे हैं और बहुत ही धीमी आवाज में बात कर रहे हैं कि दूसरे कमरे के अंदर। जब वो दूसरे कमरे के गेट के पास जाता है तो वो सुनता है कि उसके पापा बोल रहे हैं कि मुझे लगता है कि मुझे सुसाइड कर लेना चाहिए, या तो मैं खुद मर जाऊं या तुम तीनों को गोली या पूरी फैमिली गोली मारकर मैं खुद मर जाता हूं, क्योंकि ये लोग वापस आ गए हैं और ये लोग हमारे साथ वही काम करेंगे जो हमने ज्यूज का किया था। अब कंसेप्ट यहां पर ये है कि ये लोग कौन है और ये ज्यूज का तुमने क्या किया था, है ना। तो कंसेप्ट यह था कि ये जो बोला ये लोग मतलब होता है ये अलाइड पावर की बात कर रहे हैं। एक्चुअली में जो हेलमेट के पापा थे वो नाजीज के समर्थक थे, उसका मतलब उनके साथ में खड़े रहते थे। उन्होंने, आपको पता है कि नाजीज पार्टी ने क्या किया, ज्यूस पे बहुत अत्याचार किए, उनको मौत के घाट उतार दिया गया, डिफरेंट तरीके से उनको मारा गया था। गैस चैम्बर छोड़ दिया, गोली चलवा दी, है ना। अब उनको डर था कि जो काम हमने ज्यूस का किया था वही काम अलाइड पावर हमारे करने वाली है। अब ये कुछ कर रहे हैं उससे पहले हम खुद मर जाते हैं। अब कंसेप्ट यहां पर ये है कि एग्जैक्टली बैकग्राउंड क्या है। हम चलते हैं बैकग्राउंड में, ठीक भाई, हम चलते हैं बैकग्राउंड में और बैकग्राउंड में जाकर आपको समझ में आया एग्जैक्टली भाई ये क्या था, क्यों हेलमेट के पापा जो इतना डर रहे थे, एग्जैक्टली व्हाट वाज द रीजन बिहाइंड इट। ये सारी की सारी चीजें हम अभी पढ़ने वाले हैं, ठीक। तो शुरुआत करते हैं अपन लोग, ठीक है। इसकी शुरुआत करेंगे बच्चों। बेटे, यहां पर क्या है, कोई भी लड़ाई होती है आपको पता है, दो बंदों के बीच में, दो बंदे, दो टीम, दो कंट्री की लड़ाई होगी। ऐसा तो है नहीं कि एक आदमी खुद ही लड़ रहा है, होगा ना, ऐसा तो होता नहीं है। तो बच्चों यहां पर यही गेम था कि यहां पर एक बड़ा ही सिंपल था, एक बंदा था एडोल्फ हिटलर, ठीक है। जो नाजिज्म की शुरुआत करने वाला इंसान था वो था एडोल्फ हिटलर। जो नाजिज्म था इसको बोलते हैं नाजीवाद कहते हैं। इसको शुरुआत करने वाला इंसान नाम था उसका एडोल्फ हिटलर नाम था उसका, एडोल्फ हिटलर नाम था। ये कहां का इंसान था बच्चों, ये जर्मनी का बना, जर्मनी, ठीक भाई। एग्जैक्टली इसने किया क्या, ठीक, आपको पता होगा बेटे, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर हुआ, वर्ल्ड वॉर फर्स्ट हुआ था बच्चों। कब से था? 1914 से लेकर 1918 तक था, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर हुआ था। ये वर्ल्ड वॉर 4 साल तक चला था, 4 ईयर चला था बच्चों, ये 4 ईयर से चला था। ये जो 4 साल जो वर्ल्ड वॉर चला तो ये दो खेमे में चला था, 2 टीम्स के चला था। वर्ल्ड वॉर जो फर्स्ट था इसमें था अलाइड पावर थी, अलाइड पावर,
और दूसरे में क्या था बच्चों, सेंट्रल पावर कहते हैं, सेंट्रल पावर कहते हैं। वन इज अलाइड पावर, दूसरे में सेंट्रल पावर था बच्चों। अलाइड पावर, दूसरा सेंट्रल पावर। अगर अलाइड पावर की बात करते हैं, अलाइड पावर में कौन कौन से बंदे थे बताओ जरा। इंग्लैंड थे, फ्रांस, रशिया थी, ठीक, हाँ 17 में थी, हाँ बताता हूँ। हुआ क्या, इसके अंदर जो बंदे थे, पहले आया था फ्रांस, फिर आया इंग्लैंड, और क्या था, रशिया। ये तीन कंट्री ने मिलकर बनाया, ठीक है, क्या बनाया, अलाइड पावर, ठीक है। एक्चुअली में बाद में इसको यूएसए ज्वाइन करता है, ठीक है। ये कब, 1970 में ज्वाइन करेगा, ठीक है। देखो याद करना, एक कंट्री है फेरू, FERU, फेरू। क्या होता है, फ्रांस, इंग्लैंड, रूस, रशिया और यूएसए। इन चार कंट्री को मिला क्या बनता है बच्चों, अलाइड पावर। क्या बनता है, अलाइड पावर बनता है, ठीक, फेरू। अब बात करते हैं सेंट्रल पावर की बात करें। सेंट्रल पावर क्या होता है, देखो इसमें दो कंट्री थी बच्चों, कौन कौन सी बताओ, जर्मनी, जर्मनी और इट्स ऑस्ट्रिया, ऑस्ट्रिया, इट्स नॉट ऑस्ट्रेलिया, ठीक, याद रहेगी बात। अलाइड पावर में देखो चार कंट्री थी, फ्रांस, इंग्लैंड, रशिया, यूएसए बाद में आती है, ठीक। बेटे याद रखना, अगर यूएसए एक प्लॉट ट्विस्ट की तरह है बेटे, एक प्लॉट ट्विस्ट वो होता है जो पूरी कहानी को बदल देता है बेटे। अगर फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के अंदर बेटे ये दो कंट्री जर्मनी और रशिया बेटे इतने तगड़े थे ना कि उन्होंने इन तीनों की फाड़ कर रखी थी, पता है, इन तीनों के बस की नहीं थी कि इनके सामने टिक पाते। पर वो तो किस्मत बुरी होती है ना, जब इंसान की किस्मत खराब होती है तो ऊंट पे बैठे आदमी कुत्ता काट लेता बेटे, वो हाल था इन दोनों का। अगर यूएसए नहीं आती, यूएसए अगर फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के अंदर अगर बीच में नहीं कूदती, याद रखना इनके बस की नहीं थी कि जर्मनी और ऑस्ट्रिया को हरा देते लोग, पता, क्योंकि यूएसए तो था, क्योंकि ना बाप बाप होता है, बेटा बेटा होता है, यूएसए की मतलब नहीं था, बट क्योंकि ये इनके साथ मतलब क्या एक अच्छा रिलेशन था, इसलिए यूएसए ने इनकी हेल्प करने के लिए अंदर कूदी और जर्मनी और ऑस्ट्रिया की एहतसी कर दी उन्होंने। नहीं तो अगर यूएसए नहीं कूदता तो याद रखना फ्रांस, इंग्लैंड, रशिया इनकी इतनी औकात नहीं थी कि इनको हरा देते, पता है, याद रखना ये प्लॉट ट्विस्ट है, दिस वाज द प्लॉट ट्विस्ट। 3 साल चलने के बाद, 3 साल बाद यूएसए एंट्री मारता है और यूएसए के एंट्री का पूरा सब कुछ खत्म होता है ना, गेम चेंजर जैसे कहते हैं, दैट वाज यूएसए, ठीक है। बेटे यूएसए जो प्लॉट ट्विस्ट है ना बेटे, वो यूएसए लेके आता है। लेकिन देखो इतना बड़ा वॉर हुआ, लेकिन वॉर के पीछे कोई रीजन भी तो होगा ना। इतना बड़ा वॉर हुआ कि जिसमें इतने बड़े बड़े कंट्री को आपस में आना पड़ा, कुछ रीजन भी तो होगा। व्हाट वाज द रीजन, एक्चुअल रीजन बिहाइंड इट, ठीक। तो उसका रीजन की बात करते हैं बच्चों, तो रीजन था बेटा जर्मनी। जर्मनी बड़ा ही एम्बिशियस कंट्री थी, वो अपने आप को एक्सपैंड करती थी। एक्सपैंड समझते हो, जर्मनी अपने आप को एक्सपैंड करती रहती थी, मतलब बढ़ाती रहती थी। जर्मनी बहुत एम्बिशियस कंट्री थी, वो अपने आप एक्सपैंड करती थी। आज इसको मार काट के इसका ज़मीन कब्जे में ले लो, कल उसको मार काटो उसका ज़मीन कब्जे में ले लो, उसको मारो पीटो उसका ज़मीन कब्जे में ले लो, उसको मारो पीटो ज़मीन कब्जे में ले लो। मतलब जर्मनी का गेम ऐसा था। क्यों करते, वो पावरफुल कंट्री थी, वो कंट्री पे अटैक करके उसको हराती थी और उसका ज़मीन अपने कब्जे में ले लेती थी। उनका केस ये था, जर्मनी एक्सपैंड कर रही थी। सेकेंड पोर्शन क्या था, जर्मनी के अंदर एम्बिशियस, वो इतना एम्बिशियस थे कि उसको अपनी इकोनॉमी को बहुत स्ट्रांग बनाना है। अब इकोनॉमी स्ट्रांग कब होगी, जब उनके पास क्या होगा, पैसा ज़्यादा होगा, और अधिक से अधिक पैसा कमाने के लिए क्या करते थे, वो एक्सपैंड करते थे अपने आप को, अलग अलग कंट्री पे कब्जा करते थे, अपनी कॉलोनी बनाते थे, होता है, और वहाँ से पैसा खींच लेते थे वो लोग। और तीसरा पोर्शन क्या था कि जर्मनी को रिसोर्स अर्न करना था बच्चों। तो ये 3 कारण थे जिसकी वजह से क्या था, ये फर्स्ट वर्ल्ड वॉर हुआ था, ठीक। लेकिन हुआ क्या,
जब फर्स्ट वर्ल्ड वॉर हुआ तो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर होने के बाद बहुत सारी चीजें जो होती हैं वो हुई इसके अंदर। उसके पहले देख लेते हैं, लिखो रीजन फॉर द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर। बता दूं, अगर फर्स्ट वर्ल्ड वॉर की रीजन की बात करें तो रीजन क्या था बच्चों उसका? रीजन पहला, जर्मनी है ना, जर्मनी wants to expand, Germany wants to expand the, ठीक है, expand the territory। जर्मनी था अपनी टेरिटरी को एक्सपेंड करना चाहता था। सेकेंड, टू मेक द स्ट्रॉन्ग इकोनॉमी बनाने के लिए बात हुई थी। और लास्ट में क्या था बच्चों? रिसोर्स पे कब्जा करने के लिए, है ना, अपनी इकोनॉमी को स्ट्रांग बनाना चाहता था और रिसोर्स अर्न करना था, टू अर्न मोर रिसोर्सेस, टू अर्न मोर रिसोर्सेस। ये लोग क्या करते थे बच्चों? दूसरे कंट्री पर क्या करते? कब्जा कर लेते थे। ठीक, जर्मनी इन तीन चीज के लिए क्या करता? दूसरे की कंट्री के लैंड पर क्या करते थे? अपने आप को एक्सपैंड करते थे, कब्जा कर लेते थे बच्चों। उसको मारा, उसका जमीन अपने अंदर, उसको मारा, जमीन अपने अंदर, उसका मारा, जमीन अपने अंदर। अब जमीन अगर अपने अंदर ले लिया तो गारंटेड बात है कि उसके उस जमीन के ऊपर जो रिसोर्स होगा उस पर उसका अधिकार है। और साथ में अगर रिसोर्स पे अपने अधिकार कर लिया तो गारंटेड बात है कि आपके पास पैसा भी आएगा, आपकी इकोनॉमी भी स्ट्रांग होगी। होता है, सिंपल सी बात है ना भाई। तो इस रीजन के, जर्मनी की एक एम्बिशियस नेचर की वजह से ये एक बहुत बड़ा कारण था फर्स्ट वर्ल्ड वॉर का। सेकंड कारण क्या था बच्चों? ऑस्ट्रिया के राजकुमार थे बच्चों, नाम था क्या था? आर्चड्यूक फ्रांसिस फर्डिनेंड, की गोली मार के हत्या कर दी थी बच्चों। ठीक है, मर्डर ऑफ प्रिंस ऑफ ऑस्ट्रिया। क्या होगा? लिख देना मर्डर, क्या? मर्डर ऑफ द प्रिंस ऑफ ऑस्ट्रिया। ठीक है, ये एक बहुत बड़ा कारण था बच्चों कि अगर ऑस्ट्रिया के प्रिंस का जो अगर मर्डर नहीं होता तो नॉर्मल सब कुछ चल रहा होता। लेकिन इसने क्या किया? इसने आग में घी डालने का काम किया। इसने आग में घी डालने का काम किया कि भाई हमारे राजा को आपने मारा कैसे? हमारे राजकुमार की हत्या हो गई और इसने आग में घी डालने का काम किया था बच्चों। और इसकी वजह से क्या, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर ने तेजी पकड़ ली। ठीक है, इसकी वजह से फर्स्ट वर्ल्ड वॉर ने तेजी पकड़ी। प्यारे बच्चों, आप देखो जरा, जब आप इतना कर लिया तो अब एक बात समझना, व्हाट वाज द आउटकम ऑफ, बात करूंगा आउटकम ऑफ वर्ल्ड वॉर फर्स्ट। देखो पहली बात क्या था, इसका जो आउटकम था वो क्या था? तो पहला आउटकम देखो क्या हुआ बच्चों। सर आउटकम मतलब होता है रिजल्ट। तो पहले रिजल्ट क्या निकला बच्चों उसका कि एम्पेरर जो था, एम्पेरर पता है क्या होता है? जो शासन करता है, शासक होता है, जो एम्पायर के ऊपर रूल करता है उसको बोलते हैं एम्पेरर कहते हैं। तो क्या कहते हैं कि एम्पेरर एब्डिकेटेड द थ्रोन, एम्पेरर एब्डिकेटेड द थ्रोन, मतलब जो शासक जो था उसने अपनी गद्दी को त्याग दिया। मतलब जो वहां का राजा था, जर्मनी का राजा था, जो भी था, उसने अपनी गद्दी को त्याग दिया। अब सोचो, अगर वो गद्दी को त्याग देगा इसका मतलब क्या है? इसका मतलब देयर इज नो किंग, देयर इज नो किंग, कोई किंग नहीं है इसमें, कोई दिक्कत। अब किंग नहीं है तो उस कंडीशन में क्या होगा? जर्मनी की जो पार्लियामेंट होगी उसकी पार्टी होगी, तो पार्लियामेंट की पार्टी के पास अपॉर्चुनिटी है कि अपना शासन वो लेके आए। कोई दिक्कत? वहां राजा है बट पार्लियामेंट भी है। अब राजा ने बोला कि भाई मुझे राज नहीं करना, मैं अपनी गद्दी को छोड़ता हूं। उसने अपनी गद्दी को छोड़ दिया। जब गद्दी छूटी तो अब क्या था? उसकी पार्लियामेंट में बहुत सारी पार्टी थी। इन सारी पार्टी के पास एक अपॉर्चुनिटी थी, अवसर था कि ये अपना खुद का एक नया गवर्नमेंट बनाए। था हाँ या ना? समझ में आ रहा है पीछे?
इसका मतलब क्या है? तो नाउ पार्लियामेंट्री पार्टी जो होता है, जो पार्लियामेंट्री जो पार्टीज होती हैं, पार्टीज जो थी, गॉट द अपॉर्चुनिटी टू मेक द, ठीक है, टू मेक या मेक टू चेंज करो, टू चेंज द फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, टू फॉर्म द गवर्नमेंट। ठीक, मतलब क्या था, जो पार्लियामेंट्री पार्टी होती ना, उनके पास मौका था कि अब वो गवर्नमेंट के इस फॉर्म को चेंज कर सकती थी। पहले यहाँ राजा था, अब अपना कॉन्स्टिट्यूशन या फिर अपनी खुद की पार्टी लेकर आ सकते थे। ठीक, अब हुआ क्या कि क्योंकि वहां पे क्या हो बच्चों, दिस लेड टू फॉर्म द वीमर रिपब्लिक। इसकी वजह से क्या था बच्चों, वाइमर या वीमर बोल दो, वीमर रिपब्लिक आया। बच्चों ने नाम सुना होगा इसके बारे में, है ना? तो समझना, एम्परर एब्डिकेटेड द थ्रोन, राजा ने अपनी गद्दी त्याग दी। अब अगर राजा गद्दी त्याग देगा, इसका मतलब देयर इज नो किंग। हाँ, अरे जर्मनी कहाँ, मैं जर्मनी की बात तो कर रहा हूं, मैं और किसकी बात करूंगा, जर्मनी की बात करूंगा मैं। अब जर्मनी के राजा ने अपनी गद्दी त्याग दी, मतलब वहां पे कोई किंग नहीं है। अब किंग नहीं है तो गारंटेड बात क्या होगा कि तो हर राजा की कुछ ना कुछ पार्लियामेंट होती है, जिसका मिलकर अपने फैसले लेता है। तो राजा की वहां पे राजा नहीं है, तो पार्लियामेंट्री पार्टी के पास एक मौका था कि अपनी सरकार को बदल दे। जो वहां पे राजा राज करते हैं, वहां पर अपनी पार्लियामेंट अपनी खुद की बनाए, खुद की पार्टी बनाए, खुद की सरकार बनाए। और इसी की वजह से क्या था कि यहीं से, इसी की वजह से, इसी रीजन की वजह से क्या था, वीमर रिपब्लिक सत्ता में आया। वीमर रिपब्लिक सत्ता में आया। ये कब तक था? 1917 से लेकर 1953 तक जो फ्रांस की जो गवर्नमेंट थी वो वीमर रिपब्लिक कहा थी। फ्रांस का, जर्मनी की रिपब्लिक जो होती है ना, जर्मनी को वीमर रिपब्लिक कहा जाता है बच्चों। कब से? 1917 से लेकर 53 तक। कोई दिक्कत? हाँ जी बोलो। एम्परर क्या हो? अरे एम्परर जो राजा होता है, राजा जो शासन करता है, शासक। एब्डिकेटेड मतलब क्या होता है, जिसने गद्दी को त्याग देना, छोड़ दिया उसने गद्दी को, समझा तुमको? इसकी वजह से वीमर रिपब्लिक बना। वीमर रिपब्लिक ने अपना बनाया एक नेशनल असेंबली। नेशनल असेंबली बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। वीमर रिपब्लिक ने अपना बनाया नेशनल असेंबली। इस नेशनल असेंबली ने एक बहुत बड़ा चेंज आया। इस नेशनल असेंबली के अंदर दो चीज थी, पहला फेडरल स्ट्रक्चर, दूसरा डेमोक्रेटिक कॉन्स्टिट्यूशन। अब बोलोगे भैया ये क्या था? ठीक, ये कितनों को समझ में आई बच्चों? यहां तक क्लियर है? अब मैं आगे ले चलता हूं, मिटा दो उसको जरा, ये नोट कर ले भाई। तो बात करते हैं बच्चों, अब नेशनल असेंबली में क्या था बच्चों? इन द नेशनल असेंबली, उसी के नीचे स्टार्ट नेशनल असेंबली की बात करते हैं। इस असेंबली में दो चीज हुआ करती थी। नाम क्या था बच्चों? एक था बच्चों फेडरल स्ट्रक्चर, नाम था फेडरल स्ट्रक्चर था। सेकंड डेमोक्रेटिक कॉन्स्टिट्यूशन था, कॉन्स्टिट्यूशन। ये तो पता है कि लोगों ने अपना खुद का संविधान बनाया। संविधान मतलब होता है एक ऐसा रूपरेखा जैसे पूरे देश को चला सके वो लोग, है ना? और आपको पता है, जब आपने एसटी पढ़ी होगी, पॉलिटी पढ़ी होगी, फेडरल स्ट्रक्चर मतलब क्या होता है कि इसमें दो गवर्नमेंट होती है, एक स्टेट गवर्नमेंट, एक और सेंट्रल गवर्नमेंट होती है। मतलब क्या होता है कि जहां पर, मैं हिंदी लिख दूं थोड़ा सा, जहां पर सेंट्रल एंड स्टेट गवर्नमेंट आपस में कोऑर्डिनेट करके आपस में कोऑर्डिनेट करके
काम करते हैं, इसको बोलते हैं फेडरल स्ट्रक्चर कहते हैं। और डेमोक्रेटिक कॉन्स्टिट्यूशन का मतलब क्या होता है बच्चों कि जहां पर क्या है, जनता के द्वारा चुनी गई गवर्नमेंट हो। और कॉन्स्टिट्यूशन मतलब क्या है कि जनता ने अपनी खुद की एक संविधान बनाया हुआ है जिसके तहत अपनी खुद पूरी की पूरी कंट्री को चला सके। इसको बोलते हैं डेमोक्रेटिक कॉन्स्टिट्यूशन कहते हैं। तो समझ रहे हो, नेशनल असेंबली के पास दो पार्ट थे, फेडरल स्ट्रक्चर और डेमोक्रेटिक कॉन्स्टिट्यूशन हुआ करते थे। इन दो की वजह से क्या हुआ बच्चों, हमारा ये उन्होंने मतलब पूरा को पूरा कंट्री को चेंज करने की बात कही। तो इसका मतलब पहली दो, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि पहली बार जो फर्स्ट सबसे बड़ा जो चेंज था, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर गए, सबसे बड़ा आउटकम था वो ये था कि राजा का अपनी गद्दी को छोड़ना। राजा ने अपनी गद्दी को छोड़ा, वहाँ कोई राजा नहीं था। उसकी वजह से क्या है कि पार्लियामेंट्री पार्टी जो थी सत्ता में आई, सत्ता में आकर उन्होंने क्या किया, वीमर रिपब्लिक बनाया। और वीमर रिपब्लिक में क्या था कि एक नेशनल असेंबली बनी। नेशनल असेंबली के दो पार्ट थे, फेडरल स्ट्रक्चर और डेमोक्रेटिक कॉन्स्टिट्यूशन। इसमें क्या था, सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट आपस में कोऑर्डिनेट करके अपना गवर्नमेंट चलाती है। ठीक, यहां तक कितना क्लियर है। अच्छा, अगला है बेटे यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइजी। ये क्या होता है, वोट देने का अधिकार होता है, सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार जिसे कहते हैं, यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइजी। कि अब उन्होंने एक रूल निकाला कि जो भी इंसान एडल्ट है, जो इंसान वयस्क हो चुका है, उसके पास वोट देने का अधिकार होगा, है ना। उसको सबसे बड़ा सेकंड जो सबसे बड़ा जो आउटकम था वो ये था यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइजी। सेकंड आउटकम था यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइजी। ठीक है, इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब ये होता है कि जितने भी गवर्नमेंट होते हैं बच्चों, जितनी भी गवर्नमेंट है, यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइजी जितने भी गवर्नमेंट होते हैं, मतलब उसका कहना था all the adults have the right to vote, ठीक है, एंड have right to vote। सारे के सारे जो वयस्क हैं उनके पास वोट देने का अधिकार है। सेकेंड पोर्शन जो बहुत जरूरी है वो क्या था बच्चों कि पीपल ऑफ जर्मनी, ठीक है, started electing the deputy of जर्मन असेंबली है, असेंबली है बोलते, नेशनल असेंबली बोलते, जो भी बोलने वाला नेशनल पार्लियामेंट बोल सकते हैं, इसको बोलते पार्लियामेंट कहते हैं। बेटे इसी यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइजी के तहत क्या है, जर्मनी के लोगों ने क्या किया, अपनी पार्लियामेंट के लोग जो डेप्यूटी होते हैं, जो प्रतिनिधि होते हैं, उनको चुनना शुरू कर दिया, है ना। ऐसा कि हम लोग अपने लोगों को चुनेंगे, वो पूरा का पूरा गवर्नमेंट चलाएंगे। इसको बोलते हैं यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइजी। पहले अमीर लोगों को ही वोट देने का अधिकार था, लेकिन बाद में धीरे धीरे गरीब लोग और बाद में धीरे धीरे पूरे वयस्क लोग सारे आ गए इसके अंदर। ये कितनों को समझ में आया बच्चों, क्लियर है बात, ठीक है। तो पहला आउटकम क्या था, राजा ने राजा गद्दी त्याग करना, जिसकी वजह से वीमर रिपब्लिक आया। और वीमर रिपब्लिक के तहत क्या दो चीज आई, फेडरल स्ट्रक्चर और सेकंड डेमोक्रेटिक कॉन्स्टिट्यूशन। और सेकंड बात क्या थी, यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइजी, मतलब इसके तहत क्या था कि जितने वयस्क लोग होते हैं, जो बड़े लोग होते हैं, उनके पास वोट देने का अधिकार आ गया बच्चों। कितना क्लियर है बात, ठीक है। अच्छा, उसके बाद एक चीज और बताना चाहता हूं बच्चों आपको कि इसमें ना एक बहुत ही कॉमन सा पॉइंट जो सब लोग नोट कर रहे हैं, बहुत कॉमन पॉइंट है, सभी लोगों को नोट करना है। हुआ क्या, जर्मनी की पार्लियामेंट है, एक नोट लिख लो बच्चे। जो आपकी जर्मनी होती है, जर्मन पार्लियामेंट को क्या बोलते हैं, जर्मन पार्लियामेंट जो होता है बच्चों, इसे क्या बोलते हैं, पता है किसी को, बताओ जरा क्या बोलते हैं। इज नोन एज, जर्मन पार्लियामेंट इज कॉल्ड
रीच स्टैक कहते हैं इसको, रीच स्टैक कहते हैं बच्चों, ठीक है, इसको बोलते हैं रीच स्टैक कहते हैं, ठीक। जर्मनी की पार्लियामेंट को बोलते हैं रीच स्टैक कहते हैं। तो रीच स्टैक के जितने भी जो डेप्यूटीज थे उनको इलेक्ट करने का काम लोगों ने शुरू कर दिया, ठीक, बाय यूजिंग द यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइजी। कोई दिक्कत? अच्छा, उसके बाद एक चीज और समझना बच्चों, फिर आया एक वक्त 28 जून 1919, ये एक वक्त आया बच्चों, फटाफट नोट करें। इस दिन ने या इस डेट ने पूरे के पूरे इतिहास को बदल दिया बेटे। फिर मेरे प्यारे बच्चों देखो जरा, 28 जून 1919 की बात आई बेटे, देखो ना, समझना, ये जो टाइम था ना बेटे, 28 जून 1919 बेटे, ये डेट थी, इस डेट ने इतिहास को बदल दिया। इसमें क्या हुआ, जर्मनी कह दो या सेंट्रल पावर कह दो, लॉस द वॉर, जर्मनी लॉस्ट द वॉर, वॉर को हार गया, एंड क्या, अलाइड पावर वॉन दी वर्ल्ड वॉर फर्स्ट। इसमें बेटे एक प्लॉट ट्विस्ट था, इसमें प्लॉट ट्विस्ट क्या है बच्चों, इट्स अ एंट्री ऑफ यूएसए, एंट्री ऑफ यूएसए, ठीक है, इन द टीम ऑफ अलाइड पावर, ठीक है, यानी कि अलाइड पावर की टीम में यूएसए का एंट्री करना। इसकी वजह से क्या है, ठीक है, क्या होगा, एंट्री ऑफ यूएसए स्ट्रेंथन द अलाइड पावर, उसने अलाइड पावर को मजबूत बनाया, इसकी वजह से क्या है, अलाइड पावर मेड पॉसिबल, ठीक है, टू विन इन द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर फर्स्ट। इसकी वजह से क्या था, वर्ल्ड वॉर फर्स्ट वो जीत गए थे। ये कहानी कितनों को समझ में आ गई? याद रखना, प्लॉट ट्विस्ट था, 1917 की बात है, 1917 में यूएसए की एंट्री थी, यूएसए के एंट्री के वजह से कुछ हुआ था बच्चों, ठीक भाई, डाउट किसी को इसमें? फटाफट नोट करें क्लास, हो गया भाई? अब ये आप लोगों ने फटाफट नोट कर लिया होगा, मैं उसको मिटा रहा हूं बच्चों, फटाफट से मिटा दूं भाई। बेटे इसका क्या हुआ कि एक जगह है वर्साई या वर्साइल, आपने नाम सुना होगा इसके बारे में, है ना, कहा था फ्रेंच रेवोल्यूशन पढ़ा था आप लोगों ने, वर्साई का किला याद है, तो जगह है, ठीक है, वर्साइल। आपने सुना होगा फ्रेंच रिवॉल्यूशन, सुना होगा फ्रेंच रिवॉल्यूशन के अंदर यहां पे क्या हुआ, वर्साई जगह है यूरोप में, वहां पे क्या है, वहां पे एक ट्रीटी साइन किया गया, वहां पर एक ट्रीटी साइन हुआ, या उसको बोलते थे एक पीस ट्रीटी, जो होता है पीस ट्रीटी साइन किया गया बच्चों। वहां पर ये पीस ट्रीटी जो ना, जो कहते हैं शांति जो ट्रीटी होती है वो साइन हुई, और वहां पे साइन होने के तो क्या होता है बच्चों कि इसी को बोला जाता है बच्चों द ट्रीटी ऑफ वर्साई, इसको बोलते हैं ट्रीटी ऑफ वर्साइल, ठीक। याद रखना, दिस ट्रीटी वॉज, दिस पीस ट्रीटी वॉज very humiliating for Germans, humiliating for the Germans। humiliating मतलब क्या होता है बच्चों, शर्मनाक। जितने भी जर्मन के निवासी थे उन सभी के लिए बहुत ही शर्मनाक था बेटे वो, ये जो पीस ट्रीटी था, जितने जर्मन निवासी थे सबके लिए बड़ा शर्मनाक था बेटे। क्यों था, वाई, ठीक, बता देता हूं। एक उसके बाद एक वर्साई की संधि हुई थी,
उसको हम बोलते हैं शांति संधि कह दो या शांति ट्रीटी कह दो बोल दो या पीस ट्रीटी बोल दो। इसको बोलते हैं ट्रीटी ऑफ वर्साई कहते हैं। ये वहां के लोगों के लिए बड़ी शर्मनाक थी। क्यों थी समझते बच्चों जरा, एक हेडिंग देखना, ट्रीटी ऑफ वर्साई। पीस ट्रीटी वाज वेरी ह्यूमिलेटिंग फॉर द जर्मन्स। जर्मन्स के लिए बड़ा ही शर्मनाक था बेटा ये। अच्छा ये शर्मनाक क्यों था, इसके पीछे कारण है बच्चों, बता दूं जरा। अब देखो हेडिंग लिखना है ट्रीटी ऑफ वर्साई। भाई देखो बड़ा ही गंदा सा ट्रीटी था, समझना। इसने इस ट्रीटी ने क्या था, जर्मनी को कमजोर कर दिया बेटे। कैसे, अब किसी आदमी से उसकी जमीन छीन लोगे, उसका पावर छीन लोगे, सब कुछ छीन लोगे तो नॉर्मल से वो तो सब कुछ वो तो बिल्कुल खाली हो जाएगा ना। क्या हुआ देखो देखो, ट्रीटी ऑफ ठीक है वर्साई, ट्रीटी ऑफ वर्साई। इसमें क्या था, पहला ट्रीटी क्या था कि इसमें टेरिटरी है। अगर बात करें टेरिटरी की, तो उसने एक बात कही कि जितनी भी टेरिटरी है, टेरिटरी बोला कि 13% ऑफ जर्मन लैंड, यानी कि पूरी की पूरी जर्मनी का 13% लैंड प्लस जर्मन कॉलोनी। जर्मन कॉलोनी क्या होता पता है, जिसके ऊपर जर्मन ने अधिकार किया, जर्मन कॉलोनी ये था। मतलब पूरे के पूरे, क्योंकि जर्मन क्या करती थी, एक्सपैंड कर रही थी अपने आप को। जिस देश पर जर्मनी ने कब्जा करा होता उसी कॉलोनी कहलाएगी। जिस देश के ऊपर, जिस जगह पर जर्मनी ने कब्जा करा हुआ था वो कहलाएगी कॉलोनी। तो बोला कि जर्मनी का पूरे के पूरे जर्मनी का 13% लैंड, ठीक है, और जर्मनी का जितनी कॉलोनी सारी की सारी, जहां पर इन दोनों को मिलाकर 1/10 ऑफ टोटल पॉपुलेशन वर सेटल्ड। इन दोनों जगह मिलाकर पूरे जर्मनी का 1/10 लोग सेटल थे। दिस वर कैप्चर्ड बाय फ्रांस, लिथुआनिया और क्या था, पोलैंड और डेनमार्क। समझ में आया कि देखो जर्मनी का 13% लैंड और जर्मनी की पूरी कॉलोनी जितनी भी थी कॉलोनीज बोल दो, उस जहां पर क्या है पूरे जर्मनी के 1/10% पॉपुलेशन सेटल थी, उसको कैप्चर कर लिया था किसने, फ्रांस, लिथुआनिया, पोलैंड और डेनमार्क ने। पक्की बात। सेकंड पोर्शन, एक पॉइंट था बच्चों क्या, जो आपके रिसोर्सेज थे, मतलब मिनरल्स वगैरह, जैसे कह सकते हो मिनरल्स लाइक, मिनरल्स हैं जैसे क्या बच्चों, आपका एक होता आयरन, 75% आयरन एंड कोल है 26% कोल जो है वर कैप्चर्ड, उन्हें कैप्चर कर लिया गया। 75% आयरन एंड 26% कोल वर कैप्चर्ड। सोचो एक देश का सबसे बड़ा जो पॉइंट होता है वो यही तो होता है ना, आयरन के और कोल के जो जितने भी जो बड़े बड़े जो वो थे रिसोर्सेज थे, उसका 75% पे और 26% पे के ऊपर कब्जा कर लिया इन लोगों ने। अच्छा तीसरा पॉइंट था बच्चों, डी मिलिटराइजेशन कहते हैं बच्चों, ये मिटा रहा बच्चों। देखो तीसरा जो सबसे बड़ा पॉइंट था भाई, जितने भी अलाइड पावर आए उसको बोलते हैं डी मिलिटराइजेशन ऑफ जर्मनी। देखो जर्मनी का डी मिलिटराइजेशन मतलब क्या होता है बच्चों, मिलिट्री जितनी थी उसे खत्म कर देना कहते हैं। ये कौन लेके आया था, ये लेके आए थे अलाइड पावर। कौन लेके आए थे बच्चों, अलाइड पावर। ये अलाइड पावर की पूरी मिली भगत थी। उन्होंने क्या किया कि जर्मनी का डी को डीमिलिटराइज कर दिया। इसका मतलब क्या होता है, बैन
या फिर रेस्ट्रिक्शन ऑफ जर्मन आर्मी, मतलब जर्मनी की आर्मी पे कोई बैन लगा दिया या जर्मनी की आर्मी को रेस्ट्रिक्ट कर दिया कि आप कुछ भी सैन्य हरकत नहीं करेंगे। ठीक है, अब सोचो आप क्या करते हो, आपने जगह छीन ली, आपने रिसोर्स छीन लिया, आपने आर्मी को बैन कर दिया, तो मेन क्या है, वो पूरी तरह कमज़ोर हो चुका है, ना लैंड है, ना रिसोर्स है, ना आर्मी है। तो क्या हुआ, पूरी तरह से वो कमज़ोर हो चुका था ये कि बैन एंड रिस्ट्रिक्शन ऑफ जर्मन आर्मी, कि पूरी की पूरी जर्मनी आर्मी के ऊपर क्या ना बैन लगा दिया। ठीक है, टू वीकन द जर्मनी को वीक करने के लिए उन्होंने उस पर बैन लगा दिया। बात समझ में आ रही है? पॉइंट सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है बच्चों, राइनलैंड पे ऑक्यूपाई कर लिया। राइनलैंड क्या होता है पता है? सबसे बड़ा जो पॉइंट था कि राइनलैंड पे कब्जा करना। जर्मनी ने इन सबको जर्मनी सह लेता, लेकिन राइनलैंड पे कब्जा हो गया। राइनलैंड जो था वो इतना ज़्यादा मिनरल रिच एरिया था कि पूरी की पूरी इकोनॉमी डिपेंड करती थी इसके ऊपर, पूरी की पूरी इकोनॉमी डिपेंड करती थी, और राइनलैंड पे कब्जा कर लिया इन लोगों ने। और इस राइनलैंड पे कब्जे के बाद जर्मनी गिर गया। उनको समझ में आ चुका था कि अब देश कुछ नहीं रुकता, देश के हालात बदतर हो चुके हैं। क्या लिखो, ठीक है, कैप्चर ऑन द राइनलैंड। क्या राइनलैंड पे जो कैप्चर हुआ ना बच्चों, कैप्चर बोल दिया, ऑक्यूपाई कर ले बाय द अलाइड पावर, एज राइनलैंड क्या था? राइनलैंड वाज द मिनरल रिच एरिया ऑफ जर्मनी, और क्या था? कंसीडर्ड एज फ्यूल ऑफ इकोनॉमी ऑफ जर्मनी। जर्मनी की इकोनॉमी का वो फ्यूल था बेटा ये। ठीक, उसे उस पर कैप्चर कर लिया बच्चों, और इसकी वजह से क्या था बच्चों, कैप्चर कर लिया, बहुत ही गजब हुआ बच्चों। सोचो मिलिट्री जो थी उसे खत्म कर दिया। राइनलैंड जिसके ऊपर मान के जो जर्मनी उछलती थी कि भाई हमारे पास तो मिनरल एरिया है, कुछ भी है, सब कुछ हमारे पास है, कुछ भी पूछ लो, सब कुछ है हमारे पास, पूरी की पूरी इकोनॉमी इसके ऊपर डिपेंड कर रही थी, उसको खींच लिया। और जो लास्ट वाला पॉइंट होगा ना बेटे, वो सबसे ज़्यादा दर्दनाक होगा। लास्ट वाला पॉइंट इतना दर्दनाक कि आपको अंदर से फील होगा, अरे यार ये क्या हो गया। अभी तक समझ में आ रहा था, बता सोचो जर्मनी कितनी बुरी तरह मारा गया बंदों ने। क्या किया? पहला क्या किया? टेरिटरी को कैप्चर कर लिया। सेकंड क्या किया? कोल और आयरन ले लिया। थर्ड पोर्शन क्या था? मिलिट्री खत्म कर दी। फिफ्थ पोर्शन राइनलैंड का क्या कर दिया? कैप्चर कर लिया। और फिफ्थ पार्ट था कंपेंसेशन बेटे, कंपेंसेशन। इतना लेने के बाद ये बोलते हैं कि भाई हमको चाहिए कंपेंसेशन, मुआवजा चाहिए, कि भाई ये सारी की सारी लड़ाइयों के पीछे कारण तुम लोग हो, इसका मुआवजा तुम दोगे। फील हो रही है? सोचो इतना कुछ जर्मनी इतना कुछ झेल रही है कि भाई तुमने ये ले लिया, ये ले लिया, ये ले लिया, और लास्ट में बोलते क्या? कंपेंसेशन दो। ठीक है, कंपेंसेशन टू दी अलाइड पावर्स। ठीक है, टू दी अलाइड पावर। समझ रहे हो? बुरा फील हो रहा है बेटे? हाँ जी, कि जर्मनी का अगर ऐसा कुछ होगा तो हिटलर क्यों नहीं पैदा होगा बेटे? सोचो एक देश का सैनिक देख रहा है कि भाई हमारे देश का कितना बुरा हो रहा है, ऐसे में तो हर बच्चा जो देश से प्यार करता है वो तो गारंटी हिटलर बन के निकलेगा। सोचो एट दैट टाइम 6 बिलियन यूरो वर गिवन एज कंपेंसेशन। समझ रहे हो? उस वक्त में 6 बिलियन यूरो दिए गए थे मुआवजे के रूप में। सोचो किस हद से किस पीड़ा जर्मनी गुजरी होगी, कभी सोचा? ये होता मेनली क्या?
ट्रीटी ऑफ वर्साई। इसलिए ट्रीटी ऑफ वर्साई ने लोगों को बहुत शर्मनाक संधि थी। जर्मनी के लोगों को अंदर से बड़ी शर्म आई थी। क्यों? सब कुछ था जो सबको छीन लिया ना, लैंड छीन ली, रिसोर्स छीन लिया, राइनलैंड छीन लिया, जर्मनी मिलिट्री हटा दी और लास्ट में 6 बिलियन का कंपनसेशन देना पड़ा उनको। 6 बिलियन यूरोज का कंपनसेशन देना पड़ा। समझ रहे हो? इसके बाद क्या हुआ? इसके बाद की कहानी बेटे मैं आपको अगली क्लास में बताऊंगा। इसको समझते रहना बेटे, ठीक है।